आज हम बात करेंगे देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों की। अगर हम एनसीआरबी यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों पर नजर डालें तो बताते हैं कि 2018 की तुलना में 2019 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 7.3% की वृद्धि दर्ज की गई है। और ओवरऑल अगर हम बात करें देश में तो करीब 62.4% आंकड़ा है 2019 में जो महिलाओं के खिलाफ अपराध दर्ज किए गए हैं। और 1 लाख की आबादी पर यह आंकड़ा है और 2018 में यह 58.8% था। और सबसे अहम है कि इसमें अगर राज्यों वार हम देखें जो ब्यौरा आया है सामने, उसमें अलग अलग राज्यों की तस्वीर अलग अलग नजर आ रही है। यानी कि पैमाना कहीं पर भी ये नहीं है कि जहां पर ज़्यादा शिक्षित राज्य हैं या जो बैकवर्ड ज़िले माने जाते हैं, स्टेट माने जाते हैं, वहां पर इसमें कोई ख़ास फ़र्क हो। और इसमें जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली अहम बात दिखती है वो ये है कि घरेलू हिंसा के मामले सबसे ज़्यादा हैं, जिनका आंकड़ा कुल आंकड़े में जो हिस्सेदारी है वो 30% से ज़्यादा नजर आती है। तो आज अपने कार्यक्रम में समझेंगे कि असल में देश में हर बदलते साल के बाद महिलाओं को लेकर सम्मान, आत्मसम्मान, उनके हितों की रक्षा को लेकर अलग अलग कानून देश ने तैयार किए, उन्हें लागू किए। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में महिलाओं को लेकर ये स्थिति क्यों है और लगातार उनके खिलाफ होने वाले अपराधों में वृद्धि क्यों हो रही है। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ ललिता कुमार मंगलम हैं, फॉर्मर चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। आपका स्वागत है मैम। हमारे साथ दूसरी खास मेहमान हैं विमला मेहरा, फॉर्मर स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्रोफेसर वी राजलक्ष्मी हैं, सोशलॉजिस्ट हैं, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज DU से। आपका भी मैम बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत ललिता जी मैं आपसे करना चाहूँगा। जब हम NCRB के आंकड़ों को देखते हैं तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखें कि ओवरऑल देश में जिस तरीके से महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को कम करने के लिए जो हमने कदम उठाए साल दर साल, और जिस रफ्तार से ये आंकड़े बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ये ज़्यादा चिंता दिखती है कि वाकई क्या वो कारगर नहीं है या फिर कुछ और वजह है। भाई साहब मैं तो बोलूंगी कि दोनों है। अगर आप बिल्कुल ब्रूटल सच सुनना चाहते हैं तो ये भी है कि हमारे देश के जो कानून है वो बहुत सख्त कानून है, बट हमारे यहाँ प्रॉब्लम आता है जब कानून की इम्प्लीमेंटेशन होता है। अब मैं नहीं कह रही हूँ कि इस पर सिर्फ पुलिस पर हम कोई ये डाले, ये सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स पे डाले या सिर्फ एजुकेशन सिस्टम वगैरह पे डाले। एक्चुअली ये प्रॉब्लम है ये महिला के अगेंस्ट जो हिंसा जो बढ़ती आ रही है, आंकड़े एक कल्चरल और सोसाइटल प्रॉब्लम भी है। एक तो है कि महिला भी चुप रहती है, पितृसत्ता जो कहते हैं। आप जरा देखिए पब्लिक में टीवी सीरियल से लेके मूवी से लेके कहानियों, हमारे पुस्तक में जो स्कूल में जिस पुस्तक से बच्चे पढ़ते हैं, आ ई ही सीखते हैं, छोटी उम्र से 3-4 साल की उम्र से घर में जो हो रहा है, सब जगह में हम ये दिखाते हैं कि महिला अबला है। इस सबसे बड़े नेता जो हैं, सबसे बड़े एक्टर्स जो हैं, सबसे बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स जो आजकल कहते हैं समाज में, उनका तो बाहरी जब ऐसा कोई कांड हो जाए जो पब्लिक की नॉलेज में आ जाए तो वो अलग बात है। रिएक्शन सब, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, ब्यूरोक्रेट हो, पुलिस हो या एक्टिविस्ट हो, हम बाइट्स दे देते हैं कि ये बहुत खराब है वगैरह। 2 हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते के बाद कोई और नया न्यूज आ जाए, हम भूल जाते हैं। अब घर में ही आप देखिए कितने घरों में आज तक महिला लास्ट खाती है, सारा घर का काम करती है, बाहर का काम करके भी घर आकर, फिर भी क्योंकि अगर उनका आर्थिक जो कंट्रीब्यूशन है थोड़ा कम है, महिला तो हमेशा उसको आखिर में मिलता है ना, खाना से लेके आप जीना वगैरह, राइट टू लाइफ वगैरह छोड़ दीजिए, वो कब का बहुत दफा उसके बारे में बात की है। अरे हमारे सिनेमा में, हमारे टेलीविजन में, हमारे घरों में भी क्या कहते हैं, अरे ठंडी चाय दे दी, 2 थप्पड़ मिल गई, छोड़ो ना, घर की बात है। ये नहीं बोलते कि अच्छा ये कोई इतनी ठंडी चाय के लिए कोई मारता है, कभी पूछते हैं लोग। बात ये है कि ये उस लेवल से लेके आप कोर्ट तक जाइए, कितने कोर्ट्स में कितने जस्टिसेस है, बहुत अच्छे भी है, मैं नहीं कह रही हूँ सब खराब है, पर कितने लोग कहते हैं कि देखिए ये तो सिस्टम का प्रॉब्लम है। अब सिस्टम को भी ठीक करना, सिस्टम को भी वार्निंग देना,
कोर्ट का ही तो मतलब कर्तव्य है, होता नहीं है। अब आप ये भी बात देखिए कि फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा 30% है हमारे एनसीआरबी में। आप कोई ऑर्डिनरी पुलिस स्टेशन में आप ही जाइए भाई साहब, आप बोलिए ये मेरी बहन है, इसको 2 थप्पड़ मिले, देखिए कैसे मार दिया। पुलिस क्या कर गया, अरे घरेलू मामला, आज तो अभी तो कोविड है ना, जाओ ना, बड़े बड़े हमारे प्रॉब्लम्स है, जाओ ये घर में सुलझा लो। इसीलिए ना महिला इसको बाहर लाती भी है, वो भी पितृसत्ता के नीचे दब जाती है। अब हम सारे ब्लेम हम पुरुष और कोर्ट्स और पुलिस में नहीं डाल सकते हैं। घर की जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो पीढ़ियों से, मतलब जेनरेशन से महिला उसके नीचे दब आई है। वो भी यही सोचती है कि घर का मामला घर के सुलझा ले, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। इसी में आज तक हम अटके पड़े हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें होते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो मानते हैं कि ये गलत है, बट फिर भी ज्यादातर लोग इसको छोड़ देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। विमला जी, 2 चीज़ों का मैं इस पूरे के पूरे महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं उसको अगर 2 हिस्सों में बांटूं, एक तो ये कि जो अपराध है उसके पीछे की वजह, उससे कम न होने के पीछे के कारण, और दूसरा अपराध होने के बाद जो प्रोसीजर है सजा देने का या फिर उसको आखिरी मुकाम तक पहुंचाने का। लेकिन मैं पहले पार्ट पर आना चाहूँगा कि असल में अगर इन्हीं आंकड़ों को देखें, और हर बार ये आंकड़े दिखाते हैं जो घरेलू हिंसा के मामले हैं, यानी कि जो हिंसा हो रही है महिलाओं के खिलाफ, उसमें रिलेटिव, पति या परिवार के लोग, इनका योगदान सबसे ज़्यादा है। जो आंकड़े हैं करीब 31% के आसपास हैं। ये जो शुरुआत है, क्या ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है, और एज अ सोसाइटी, एक समाज के तौर पर ये कहीं हमारे रगों में, डीएनए में समा चुका है, और जब तक हम इसे नहीं बदलते हैं तब तक इस 31% को कम करके सोचना या कम कर पाना मुमकिन नहीं है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं, तो उनके साथ जब अत्याचार होता है तो उनको आवाज उठाने में बहुत संकोच होता है कि अगर मैंने आवाज उठाई तो शायद मैं परिवार में रह ना पाऊं, और मेरे पास में क्या जरिया है, अगर मैं आवाज उठाऊं और मुझे घर से निकाल दिया जाए तो मैं कहाँ जाकर रहूंगी। तो उसके लिए एक शेल्टर प्रॉपर होना, उसकी डर से, क्योंकि उसके पास साधन नहीं है कि वो कहीं जाकर आराम से रह सके अपनी आवाज उठाने के बाद, अगर उसके परिवार के लोग उसको एक्सेप्ट ना करें, तो इसलिए वो चुप रहती है और अत्याचार सहती रहती है। सबसे बड़ी समस्या तो उसका आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र ना होना है। बहुत बड़ी समस्या है ये। दूसरी तरह से पढ़ाया है हमने, उसको किस तरह की शिक्षा दी है, हमने उसको क्या सिखाया है कि अगर उसके साथ अत्याचार हो तो उसको किस तरह से आवाज उठानी है। क्या दूसरा उसको विश्वास है कि अगर मैं आवाज उठाऊं तो पुलिस मेरी सुनवाई करेगी? क्या उसको विश्वास है कि अगर मैं आवाज उठाऊं तो मेरे केस का निपटारा जल्दी हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आवाज उठाने से उसी को तकलीफ होती है। समाज के लोग, परिवार के लोग, रिश्तेदार, और उसके साथ ही उसको क्या कहेंगे, तो उसी के डर के मारे वो चुप रहती थी। लेकिन अब उसकी आवाज सुनाई देने लगी है, कभी कभी वो आवाज उठा लेती है, और मुझे अभी भी लगता है कि करीब 50-60% महिलाएं अभी भी अत्याचार सहती रहती हैं, और बहुत ही कम महिलाएं हैं जो अब आवाज उठाने लगी हैं। तो एक ये शुरुआत हुई है, और सिस्टम में क्योंकि विश्वास नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से या समाज की तरफ से ऐसे इंतजाम नहीं है कि वो अपनी आवाज को उठाए और उसको इज्जत की नजर से देखा जाए कि हाँ इससे आवाज उठाई है। अत्याचार सहन करना अच्छी बात नहीं है, और इसीलिए हम समाज को बदल पाएंगे अगर वो आवाज उठाएगी, अगर कुछ लोगों को सजा मिलेगी, और अगर हम आर्थिक रूप से महिलाओं को सक्षम कर पाएंगे, तभी ये हो पाएगा। लेकिन एक चीज बताइए मैम, क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव रहा है पुलिस सेवा में, और इस सिस्टम को ज्यादा सेंसिटिव बनाने की कोशिश तकरीबन सभी सरकारों ने, राज्यों में, केंद्र में की गई। नए नए कानून हमने अडॉप्ट किए, उनको इम्प्लीमेंट किया गया। पुलिस सिस्टम या फिर जो भी रिड्रेसल सिस्टम है उसको पहले से ज्यादा मजबूत किया गया। लेकिन इसके बावजूद महिलाओं का भरोसा इस सिस्टम पर कितना है, कम है या अधिक है? और अगर कम है या भरोसा नहीं कर पा रही है तो वजह क्या है? सबसे बड़ा कारण है कि सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी रुकावटें हैं।
समाज में ही अगर वो शिकायत करती है तो उसके रिश्तेदार वगैरह उसको अच्छी नजर से नहीं देखते कि ये आवाज उठा रही है, इसने तो परिवार वालों के, सास के खिलाफ या पति के खिलाफ या ननद के खिलाफ शिकायत कर दी। उसको पहले से ही उस नजर से देखा जाता है। और पहले तो जमाना ये था कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। लेकिन पेरेंट्स भी सपोर्ट कब तक करेंगे? अगर महिला कमाती नहीं है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, तो वो माँ बाप के ऊपर बोझ बन जाएगी। और अगर इस तरह का बोझ बन जाएगी तो वो किस तरह से आगे आकर कॉन्फिडेंस के साथ में, विश्वास के साथ में शिकायत करे। और दूसरा ये कि अगर वो शिकायत करे और उसका निपटारा ना हो, न्याय उसको जल्दी से ना मिले, अगर 5-6 साल, 7 साल, 8 साल तक वो न्याय की इंतजार में बैठी रहेगी, तो वो क्यों आकर शिकायत करेगी? कैसे वो अपना समय गुजार सकती है सिर्फ इंतजार में कि उसको मेंटेनेंस का मिल जाएगा, मेंटेनेंस का खर्चा मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, या अगर उसके बच्चे हैं तो बच्चों की शिक्षा का वो कैसे निपटारा करेगी, कैसे उसको संभालेगी, कैसे अपना जीवन यापन करेगी? बहुत सारी दिक्कतें हैं जो भुक्तभोगी ही ये चीज जान सकता है। और जब तक हम उसको विश्वास नहीं दिलाएंगे कि उसकी शिकायत करने पर उसका न्याय उसको समय पर मिल जाएगा और जल्दी मिलेगा, और पुलिस भी जागरूक है और सेंसिटिव है, जुडिशरी भी उतनी ही सेंसिटिव है और समय नहीं लगेगा, और उसके जो स्वावलंबन का, उसकी आर्थिक फ्रीडम का अगर हम कुछ इंतजाम कर पाए तो तभी उसको विश्वास रहेगा और वो आगे बढ़कर शिकायत कर सकेगी। अदरवाइज अगर उसको विश्वास नहीं होगा तो वो सहन करती रहेगी घर में बैठकर। और इस तरह की जब तक हम उसको एजुकेशन नहीं देंगे, आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे, फाइनेंशियली अगर हम उसको इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे, तो उसको शिकायत करने में बहुत दिक्कत आएगी। समाज तो बदल रहा है लेकिन बहुत स्लो तरीके से बदल रहा है, और उसको मतलब सपोर्ट के तौर पर सामाजिक तौर से बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलती है। माँ बाप सपोर्ट करते हैं लेकिन समाज की तरफ से अभी भी पूरी सपोर्ट नहीं है, और शायद इसलिए भी क्योंकि वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है फैसला करने के लिए, और दूसरा कि न्याय मिलने का जो समय है वो बहुत लंबा है, बहुत ही तकलीफ से है। मैम। और जी राजलक्ष्मी मैम, जब समाज में कभी इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, और हालांकि घटनाएं बहुत ज़्यादा सामने आती हैं, लेकिन कुछ ही पर चर्चा होती है या कुछ ही को सुर्खियां मिलती है, और कुछ पर ही ज़्यादा लोग, मैं कहूँ कि सेंसिटिव जो अप्रोच है वो शो करते हैं। लेकिन जब भी इस तरह के मामले आए, हम देखते हैं कि उस वक्त कड़े कानूनों की मांग होती है समाज की ओर से, लेकिन जो आंकड़े हैं ये इशारा या तस्दीक नहीं करते हैं इस बात की कि उन कड़े कानूनों के बाद इसमें कोई कमी दिख रही है। 2019 के ही अगर हम रेप के आंकड़ों को देखें तो करीब 8% के आंकड़े बताए जा रहे हैं जो कि रजिस्टर्ड मामले सामने आए। हालांकि हमने बहुत ही कड़े कानून बनाए निर्भया केस के बाद। क्या ये माना जाए कि कड़े कानून जो है वो डिटरेंट नहीं है इस तरह महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए, या फिर उन कानूनों को लागू करने, जिसकी बात कही विमला जी ने, वो जो सिस्टम है जिसे लागू करना है वहां पर कोई खामियां हैं, उसको ज्यादा कसने की जरूरत है? कानून है, लेकिन कानून से ज्यादा है हमारा सोशलाइजेशन प्रोसेस, यानी कि जिस तरह से हम अपने बच्चों को, अपने आप को घर से सीखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कल्चर ऑफ द फैमिली। जैसे सबसे पहले तो समाज क्या है, समाज किससे बना? हमसे बना है। हम जैसे घर से बाहर जाते हम समाज के हो जाते हैं। जैसे कि मैं हूँ, मैं जैसे हम बन जाती हूँ, समाज बन जाता है। सो जैसी हम लोग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, समाज तो जो कुछ कर रहे हैं वो अपने लिए ही कर रहे हैं। और हम किससे सुरक्षा मांग रहे हैं? अपने से मांग रहे हैं, अपने भाई से मांग रहे हैं, अपनी बहन, अपने पिता से मांग रहे हैं, अपने अंकल से मांग रहे हैं कि वो भी हमारे ही घर के हुए ना, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ या स्ट्रीट वायलेंस हुआ या आउटसाइड वायलेंस हुआ, जो भी हुआ वो किससे है? सुरक्षा हम किससे मांग कर रहे हैं? अपने से मांग कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मेरा बेटा बाहर गया तो वो तो बाहर का हो गया घर से, या वो घर पे है तो उसको हमने किस तरह से सोशलाइज किया, उसको हमने कैसे सिखाया, क्या सिखाया। सो कानून एक जगह पे है, कानून है, बहुत अच्छी बात है, कानून के इम्प्लीमेंटेशन एक बात है, बट उसको हम किस तरह से अप्लाई करते, किस तरह से सोचते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक बात बताती हूँ। हम लोगों ने अपने कॉलेज में गर्ल्स के लिए एक जेंडर सेंसिटाइजेशन का वर्कशॉप कंडक्ट किया था,
उसके बाद कई लड़कियां बहुत जोश में आ गई थी और जो भी प्रॉब्लम होती थी, जैसे मेट्रो में प्रॉब्लम हुई या हमारे कॉलेज से मेट्रो जाने के रास्ते में जो भी प्रॉब्लम होती थी, वो भाग के हमको आके रिपोर्ट करती थी, मैम ऐसा हुआ, मैम वैसा हुआ। हमने उनको इस तरह से हम निपटे उनसे, हमने उनसे लड़ाई की, हमने सिखाया ऐसे करके। फिर एक बार एक लड़की आई हमसे बोलने लगी, मैम एक अंकल हैं, वो रोज अंकल बोली वो, क्योंकि वो उन्होंने जब पता किया तो बताया कि उनकी बेटी भी हमारे कॉलेज में पढ़ती है, बट मैम वो अंकल बहुत ही उनका व्यवहार ठीक नहीं है, वो हमारे को बुरी नजर से देखते हैं और कई बार उन्होंने हमें ऐसे बोला जो हमें ठीक नहीं लगा। तो मैंने बोला ठीक है, आप रिपोर्ट करो, पीसीआर वैन तो पास में ही है, हमारे कॉलेज के बाहर है, आप रिपोर्ट करो। कहते मैम हम अपनी मम्मी से पूछ लेते हैं। तो मैंने बोला इसमें मम्मी से क्या पूछने की बात, प्रॉब्लम आपको आई है, आप रिपोर्ट करो, मम्मी से क्यों पूछा? कहते नहीं मैम हमारी मम्मी क्योंकि ना बार बार पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है और हमें डर लगता है। तो मैंने बोला सबसे पहले आप ये सोचो, जब आपको बीमारी लगती है, कोई भी बीमारी, जब आप बीमार पड़ते हो, जब भी बीमार पड़ते हो आप भाग के हॉस्पिटल जाते हो, उसी प्रकार अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है लॉ एंड ऑर्डर की, पुलिस है, आप पुलिस के पास जाओ। प्रॉब्लम ये है कि पुलिस स्टेशन को पब्लिक स्पेस, पब्लिक यूटिलिटी के लिए है, ये समझ नहीं है कई को। हमको सबसे पहले ये समझना है, क्योंकि ये बच्चों में नहीं, मैं बताती हूँ, मेरी एक फ्रेंड थी, हमारे तो कार, हम लोग कहीं बाहर जा रहे थे, किसी ने हमारी कार को पीछे से मारा, तो हमें गुस्सा आया, हमने कहा कि हम जाके रिपोर्ट करेंगे। तो मेरी फ्रेंड बोली नहीं, मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगेगा अगर हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। तो ये इस तरह से जो हमारा जो एटीट्यूड है, रवैया है पुलिस की तरफ या कोई भी कानून किसी के पास जाके रिपोर्ट करना, उसमें बहुत बदलाव आना चाहिए। जब तक आदमी को ये ना लगे, स्ट्रीट के आदमी को ये ना लगे कि अगर मैं कोई भी हिंसा करता हूँ तो वो डरती है पुलिस स्टेशन जाने के लिए, जब तक ये भी ना हटे तब तक भी क्राइम बाहर नहीं हटेगा, मतलब क्राइम हमारे समाज से नहीं जाएगा। तो ये जो चीजें हैं, जिस तरह से हम अपने आप को ढालते हैं, सोचते हैं, जिस प्रकार से हम अपने बच्चों को पालते हैं, बात करते हैं, जैसे घर पे होता है अक्सर कोई भी मेहमान आता है, सबसे पहले लड़की को बोलते जा पानी लेके आओ, मैंने वेरी कैजुअली बोलते हैं। अगर वो लड़की बोलती है नहीं मैं क्यों लेके आऊंगी, भैया है ना बुलाओ, तो बोलते अच्छा आज तो सब कुछ ठीक है, कल को पता नहीं तेरा क्या होगा, जब दूसरे घर जाएगी पता नहीं कैसे करेंगे। तो ये हंसते हुए आज मैं अपने क्लास में 2020 में 2020 में पूछती हूँ यंग गर्ल्स को, दिल्ली यूनिवर्सिटी की गर्ल्स को, 30 गर्ल्स को पूछती हूँ, उसमें से 22 गर्ल्स बोलती हैं कि मैम हमारे घर में हंसते हुए कहीं ना कहीं हमारी मदर ऐसे बोलती है कि आज तो तेरा सब कुछ चल रहा है, आज तो तेरे को हम लाड प्यार से पाल रहे, कल को पता नहीं तेरा क्या होगा, आज तू जोर से बोल रही, लड़ रही है हमसे, कल को पता नहीं क्या होगा। तो इस तरह से जो डर बिठा देते हैं, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो हम अपने बेटियों में लाने से डरते हैं, कतरते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, इसको हम इतना दबा के रखते हैं कि ऑटोमेटिकली हमारे में एक डर आ जाता है, जो कि कोई भी हमसे जो भी कुछ कह देता है हम हंस के उसको ढाल देते हैं। ओके मैम, आपने जो एक बात कही विमला जी, मैं क्योंकि आप पुलिस सर्विस में रही हैं और ये फैक्ट है, कड़वा सच है कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब जगह ऐसा है, लेकिन एक बहुत बड़ा फियर फैक्टर होता है। ये फियर फैक्टर क्यों है महिलाओं में पुलिस थाने को लेकर या पुलिस के पास जाने में शिकायत को लेकर, उसके बाद समाज या परिवार या घर में उसको लेकर उनको लगता है कि कहीं उनको भला बुरा कहा जाएगा और उन्हीं पर दबाव डाला जाएगा कि आप ना जाएं पुलिस में या पुलिस के पास जाना अच्छी बात नहीं है। ये जो फियर फैक्टर है क्रिएट किया गया है, ये क्यों है और ये जाएगा कैसे? जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अनुभव से लोगों ने सीख लिया है कि शायद पुलिस की जो डिलीवरी है, डिलीवरी ऑफ सर्विस, वो बहुत ही अभी डिजायरेबल लेवल की नहीं है। बहुत ही कमजोरियां हैं उस सिस्टम में कि कोई महिला अगर थाने में जाती है तो पुलिस को देखकर वैसे डर जाती है। जैसे अभी राज्य लक्ष्मी जी बोल रही थी कि एक्सीडेंट के को लेकर भी आप थाने में नहीं जाना चाहते, उनको मन में भय है, भय पैदा किया गया है। तो अगर हम इस तरह की चीजों को लेकर भी थाने में अपनी सहायता करने के लिए नहीं जाना चाहते हैं, गलत चीज को रिपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक लड़की के साथ अगर कुछ अन्याय हुआ हो तो वो किस मुंह से, किस हिम्मत को लेकर थाने में जाएगी। दूसरी चीज ये है कि जब वो थाने में जाती है तो उसको किस तरह का माहौल थाने में मिलता है, क्या पुलिस रिसेप्टिव है, क्या पुलिस सेंसिटिव है उसकी शिकायत को सुनने के लिए,
क्या पुलिस सेंसिटिव है इसकी शिकायत को दर्ज करने के लिए, और उनका व्यवहार कैसा है, क्या इनवाइटिंग है पुलिस स्टेशन का माहौल किसी भी महिला के लिए कि वो शिकायत करने के लिए आ जाए और उसको अच्छा व्यवहार मिले थाने में। ये बहुत ही कह सकती हूँ कि दिल्ली में या बड़े बड़े शहरों में तो ये चीज अभी भी काफी इम्प्रूव हो चुकी है। थाने में अगर कोई महिला जाती है तो महिला डेस्क है, महिला सहायता डेस्क होता है हर थाने में 24 घंटे जो ऑपरेट करता है, महिला होती है थाने में। लेकिन अगर हम दूर दराज के इलाकों में जाएं तो वहां तो महिला थाने में ही नहीं होती, तो महिला डेस्क, महिला सहायता डेस्क की तो कोई बात ही नहीं हो सकती। तो इस तरह से क्योंकि महिलाओं की संख्या अभी भी पुलिस में बहुत कम है और 24 घंटे थाने में अवेलेबल रहना महिलाओं का मुश्किल है, क्योंकि संख्या बहुत कम है महिलाओं की, और उनकी शिकायत सुनने के लिए अगर एक पुरुष बैठा हुआ है, कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर, उसको वो कैसे महिला जाकर रिपोर्ट करेगी, बहुत मुश्किल है। अगर हम एक महिला की नजर से इसको देखना चाहें तो मैं समझ सकती हूँ कि कोई भी महिला थाने में जाने में डरेगी। दूसरा ये है कि डरावना माहौल, जो पुलिस स्टेशन का नाम ही है कि क्रिमिनल ही जाते हैं या गलत लोग ही जाते हैं, और सहायता के लिए जो पुलिस का एक नाम होना चाहिए, एक पुलिस स्टेशन की एक जगह होनी चाहिए जहां पर लोग शिकायत लेकर जाएं और उनकी सुनवाई हो जाए अच्छी सी और उनको न्याय मिल जाए। अगर ऐसा लोगों के मन में भाव हम पैदा कर सके अपने अच्छे व्यवहार के साथ और सिस्टम को हम इफेक्टिव बना सकें, थाने को हम इफेक्टिव बना सकें महिलाओं के लिए और हर नागरिक के लिए, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी चीज होगी। और उसके लिए पुलिस को सेंसिटिव बनाना बहुत जरूरी है, पुलिस का व्यवहार बदलना बहुत जरूरी है, और स्पीडी जस्टिस के लिए हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पूरे सिस्टम को हमको ध्यान देने की जरूरत है बदलने के लिए, तभी हम ये सब बदलाव ला पाएंगे और न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। कोई भी महिला न्याय की उम्मीद तभी कर सकेगी। ओके ललिता जी, अब सवाल ये कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, और चाहे पुलिस हो या सिस्टम हो या फिर मामला जब कोर्ट में पहुंचता है, क्या और ऐसे चेक पॉइंट आपको लगता है कि जहां पर ज़्यादा बदलाव या फिर उसको वुमेन सेंसिटिव बनाने की ज़रूरत है, ताकि जो फियर फैक्टर जिसकी चर्चा आप तीनों लोगों ने कही कि जो सबसे बड़ा एक डर दिखता है जब आप कहीं थाने में जाते हैं और सोचते हैं कि थाने में 10 चक्कर लगाने पड़ेंगे, उसके बाद कोर्ट में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, वो कहाँ पर चेक पॉइंट है जो आपकी नज़र में जहाँ पर उन्हें बदलना बेहद ज़रूरी है अगर हम इन अपराधों को कम करना चाहते हैं? देखिए कविन जी, एक्चुअली आइदर या और नहीं है, दोनों चाहिए। एक तो पुलिस के थाने को सेंसिटिव बनाना ही है, पर मैं ये भी सोचती हूँ कि पुलिस के थाने में जो बैठे हैं, जो गाड़ियां में वो पीसीआर में आते हैं, उनको भी थोड़ा एक इंडिपेंडेंट होने की ये है। अब पुलिस में जितनी दबाव बनाई जाती है उसमें भी मतलब कई बार वही कारण बनता है चूक, इन्वेस्टिगेशन में चूक होने के कारण, हाँ, कि इन्वेस्टिगेशन या जो वो रिसीव करते हैं वो ठीक से नहीं करते हैं। कोई बड़ा आदमी आता है, कोई पैसा वाला आदमी आता है तो वो धमकी देके चला जाता है, तो पुलिस क्यों उसमें जाके ये पड़ेंगे। अब पुलिस के भी हाथ थोड़े और कुछ कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जहां पुलिस को भी थोड़ा इंडिपेंडेंटली इन चीजों पे एक्शन लेने के ये होनी चाहिए, राइट्स होनी चाहिए। पर ये भी है कि महिला को भी सिखाना पड़ेगा कि देखो तुम्हारे भी राइट्स हैं, तुम्हारे भी, ये नहीं कि तुम अब दबी ही रहो, कोई बात नहीं, समाज जो कहे कहने दीजिए। हमें महिलाओं को सिखाना पड़ेगा कि हमेशा समाज की ओपिनियन से या समाज के जो क्रिटिसिज्म है उससे डर के नहीं रहना है। हम लोग अपनी लड़कियों को क्या सिखाते हैं, अरे लोग क्या कहेंगे, अरे ये क्या करेंगे, शादी के बाद तुम्हारी हालत ठीक नहीं होगी, ऐसे नहीं बोलो बेटा, थोड़ा मतलब चुप रहना सीखो। हम भी तो अपनी लड़कियों को डरने के लिए सिखाते हैं ना, ये भी चेंज होना है। प्लस हमारे जो जस्टिस सिस्टम है उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप देखें हमारे देश में ये जो हमारे फोरेंसिक लैब्स है जहां पे एक्चुअली प्रूफ गैदर किया जाता है वो है ही नहीं, और जो है बहुत कम है जिनकी क्वालिटी उस तक है, मतलब जिनका ऑपरेशंस ठीक है और जहां पे एक्चुअली क्वालिटी टेस्टिंग वगैरह किया जा सकता है। जब मैं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा थी तो हमने पुलिस के साथ ट्रेनिंग किया था। पहले तो हमने सिर्फ महिला पुलिस की ट्रेनिंग की थी, फिर उसके बाद में बहुत मेल पुलिसमैन, पुरुष पुलिसमैन भी आके कहने लगे
कि मैडम हमें तो पता भी नहीं है कि कैसे सैंपल कलेक्ट करना है, क्या सैंपल कलेक्ट करना है, कहाँ जाना है, कैसे जाए, और हर जिले में तो फॉरेंसिक लैब है ही नहीं। अब आप सोचिए, अगर कोई गांव में आप लीजिए दार्जिलिंग में कुछ होता है, कोई ऐसे कांड होता है जिसके लिए हमें फॉरेंसिक सैंपल्स चाहिए, जी। अब दार्जिलिंग में तो कोई लैब है ही नहीं, कलेक्ट करके कलकत्ता जाके पहुंचने में 1.5 दिन लग जाता है, तब वो सैंपल्स तो यूजलेस हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत ये है जहां पे हमें, हाँ पुलिस को तो सेंसिटिव बनाना ही है, ओके। बट ऐसे और भी बहुत जगह है जहां का पुलिस भी अगर सेंसिटिव हो, कभी कभी उनके हाथ में ये नहीं है कि वो कुछ महिला के लिए तुरंत कुछ उसकी भलाई के लिए उसको थोड़े सांत्वना देने के लिए, हाँ, कि उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। दूसरा ये है कि पुलिस स्टेशन में कभी काउंसलिंग होता ही नहीं है। अब अगेन एनसीडब्ल्यू में दिल्ली के जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के जो सेंटर्स है, वहां पे हमने काउंसलर्स बैठा के रखे हैं, तो बहुत सारे ये जो पारिवारिक हिंसा के प्रॉब्लम्स आते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। कोई काउंसलर नहीं, ये पुलिस बेचारे, एक तो नंबर बहुत कम है, पुलिस आर ओवरबर्डन, उनका बहुत ही ज्यादा, एक पुलिस के ऊपर जितना एक्चुअली हमें पर 100 या पर 1000 कम से कम और 200 पुलिस चाहिए, पर वो तो होता नहीं है। बट ऐसे भी जगह हैं जहां पुलिस करना भी चाहते हैं तो कर नहीं पाते, क्योंकि उन पर कोई ना कोई प्रेशर है, सामाजिक, आर्थिक, पॉलिटिकल, जो भी, हाँ, बहुत प्रेशर होता है। संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्योंकि जब हम पुलिस या सिस्टम की बात करते हैं और घूम फिर कर बात आती है कि जो भी लोग सिस्टम में हैं वो इसी समाज से निकले हुए हैं, और वो वर्दी पहनने के बाद वहाँ पर जब बैठते हैं तो ऐसा तो नहीं कि उस वर्दी में कोई डिफेक्ट है जो कि उनको बदल देती है, उनको सेंसिटिव नहीं बनाती है, सेंसिटिव न रहने के लिए दबाव डालती है। क्या आपकी नज़र में समाज के तौर पर बड़ा बदलाव है, होना चाहिए, जिसके बिना ये मुमकिन नहीं दिखता कि अगर हम अपराधों में कमी की बात करें? सबसे इम्पोर्टेंट ये बात हमें सबसे समझना चाहिए कि आज हमारा समाज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। समाज में बहुत बदलाव आ रहा है, आर्थिक बदलाव आ रहा है, सांस्कृतिक बदलाव आ रहे हैं, और पॉलिटिकल चेंजेस बहुत आ रही है। सो इस सब चेंजेस को देखते हुए, इस सब चेंजेस में सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है एक व्यक्ति, तो वो किस तरह से अपने आप को चेंज करता है। बिकॉज ये एंग्जाइटी, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन है, वो सबसे पहले किस पे निकालता है? अपने से सबसे साथ पास वाले पे। सो समाज सबसे पहले होता है घर के अंदर, जैसे घर पे मैं और मेरे जो आसपास है। सो जिस तरह तेजी से समाज बदल रहा है, उस तेजी से हमारा मेंटल मेकअप नहीं बदल पा रहा है। और फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस लेवल्स बहुत बढ़ रही हैं। सो समाज में परिवारों में जो तेजी से बाहर का जो बदलाव आ रहा है, वो व्यक्तिगत रूप पे, अपने पोजिशनल लेवल पे, अपने पर्सनालिटी लेवल पे हम उसको चेंज नहीं